Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। और दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाओ और जल्दी जुड़ जाओ। अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और जल्दी दोस्तों क्या करो, सेशन को लाइक भी कर दो। ठीक है, तो सब लोग जो है जल्दी इस क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान सुनिएगा। मुश्किलें आएंगी नहीं तो आप जो है निखरोगे कैसे। मुश्किलें आएंगी नहीं तो आप जो है निखरोगे कैसे। अगर डरते ही रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। अगर आप जो है डरते ही रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। और कौन आपका है या नहीं है ये समझो कैसे। एक बार फिर सुनिएगा। मुश्किलें आएंगी नहीं तो निखरोगे कैसे। कौन अपना है कौन नहीं है समझोगे कैसे। अगर डरते ही रहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे। और अगर जो है तपोगे नहीं तो सोने से चमकोगे कैसे। अगर आप तपोगे नहीं तो सोने से चमकोगे कैसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में समस्याएं रहे तो टेंशन नहीं लेना है। ज़िंदगी में समस्याओं का आना, ठीक है, क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। और उनकी खोपड़ी छेद के बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो समस्याएं आएंगी, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सब समस्याएं आती तभी आपको समझ में आता है कौन आपका है कौन नहीं है। और आपको डरना नहीं है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है और बहुत सारा आपको वर्क करना है। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट कर, सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जल्दी करिए, जल्दी सब लोग आ जाइए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में, बैटरी के बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत सेल। हेडिंग करना दोस्तों आपको विद्युत सेल, हेडिंग बना लेना है विद्युत सेल। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। तो हम लोग बात करेंगे विद्युत सेल की, इलेक्ट्रिक सेल की। तो जल्दी सब लोग जो है ये हेडिंग बना लीजिए और फिर हम इसकी बात करें जिसको कहते हैं विद्युत सेल। अब कहोगे सर जी ये होता क्या है? तो समझा रहे, अगर ये नहीं होता ना तो जैसे आप पढ़ रहे हो ना, क्लास कर रहे हो आप लोग, आप मोबाइल में क्या लगा है, बैटरी लगा है और फिर उसका यूज हो रहा है। तो एक्चुअली वो यही सेल ही है जिसके द्वारा सेल से ही बैटरी बना है और तभी लगा है और तभी आप ये क्लास जो अटेंड कर पा रहे हो। तो अगर सेल नहीं होता तो बहुत सारा चीज़ हो नहीं पाता, ना तो मोबाइल चलता और ना जो है बहुत सारा काम जिसमें बैटरी का जैसे टॉर्च होता है यूज होता है। और भी बहुत सारे, जैसे मान लो कोई बाजा है बजता है उस जिसमें बैटरी का यूज किया जाता है, तो वो सब हो नहीं पाता। तो कहने का मतलब विद्युत सेल का मतलब क्या है, इसमें ना एक केमिकल भरा होता है, रसायन भरा होता है, जो करते क्या है विद्युत ऊर्जा से, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। तो आपको जल्दी से दोस्तों हेडिंग कर लेना है विद्युत सेल। ठीक है, तो चलिए इसमें चलते हैं। अगर विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल का मतलब क्या है, लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है। यह क्या है दोस्तों? एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है। तो लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है, युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा क्या करती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सेल ध्यान रखना एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसी युक्ति है जो करता क्या है, रासायनिक जो केमिकल वाला एनर्जी है, इसका यहाँ पर लिखा है रासायनिक, ध्यान रखना। तो इसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अब देखो इसमें केमिकल भरा होता है, रसायन भरा होता है, जिसका काम क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट। तो लिखेंगे इसमें एक रसायन पदार्थ भरा होता है, रसायन पदार्थ भरा होता है
भरा होता है जिसे जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं, जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? विद्युत अपघट्य। अब जो विद्युत अपघट्य है ना दोस्तों, इसका काम क्या है? इसमें दो छड़ें लगी होती हैं। जो सेल है, सेल हम बना के दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग साइड में ऐसे। ठीक है, तो यहीं पे बना दे रहे हैं, आप ध्यान से जो है सेल के बारे में देख लो, या तो यहाँ पे बना देते हैं, देख लीजिए। तो मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसमें जो है दो छड़ें लगती हैं। तो ये आपको डायग्राम भी बना लेना है ध्यान से। ठीक है, ये आपको डायग्राम पूरा बना लेना है। इसमें जो है जो केमिकल भरे हैं ना, इस केमिकल को कहते हैं विद्युत अपघट्य। एक आपका होता है प्लस और एक होता है आपका माइनस, ये बात ध्यान रखना, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, और इसमें केमिकल भरा होता है ऐसे पूरा पूरा, जिसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। लिख दे रहे हैं नाम यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सेल का डायग्राम आपको बना लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो करते क्या, इन सब का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें जो केमिकल भरा है ना दोस्तों, इस केमिकल कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। अपघट्य, ठीक है, ये इसका इस केमिकल का नाम है। और ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं धन टर्मिनल या धन इलेक्ट्रोड, और इसको बोलते हैं ऋण या नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बना लेना और आपको ये कर लेना है। तो पहले एक बार फिर सुन लीजिए। हमने कहा सेल एक ऐसी होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें एक पदार्थ, रसायन पदार्थ भरा होता है जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोड लगे, दो इलेक्ट्रोड की छड़ें होती हैं या फिर दो धातु की छड़ें, इस लिखेंगे। इसमें दो धातु की छड़ें होती हैं, छड़ें होती हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो होता है, पहले के नाम याद रखना धन इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड, और दूसरे का नाम रखना, याद रखना है आपको, ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आप इतना जो है जल्दी से लिख लीजिए। और आपको ये डायग्राम जो हमने बनाया रखा है यहाँ पर, ये आपको डायग्राम भी पूरा पूरा बना लेना बढ़िया से। ठीक है, तो इतना काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ तक का है, पूरा अच्छे से बना लेना है बढ़िया से। एक धन है और एक ऋण है, तो जल्दी से क्या करिए, ये पूरा डायग्राम बना लीजिए और साथ साथ ये जो हमने लिख रखा है इसको भी लिख लीजिए। इतना काम आप कर लीजिए। तो आप लोग जो है सेल का मतलब समझ गए होंगे। ये एक ऐसा जुगाड़ है, युक्ति है जो करता क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और इसका ध्यान रखना है आपको, इसका काम क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। साथ साथ हमने बताया इसमें केमिकल भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। और आपको बात ये भी याद रखना है इसमें कि जो आपका रसायन पदार्थ है विद्युत अपघट्य, इसका काम क्या है, इसमें दो छड़ें लगी होती हैं, एक आपका धातु दोनों होता है, तो एक आपका धन होता है, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। इतना चीज़ आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लीजिए आप लोग। फिर इतना हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लेना है, ये हेडिंग करना है विद्युत सेल, और इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की ओर चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जो है दोस्तों इतना काम जल्दी से कर लीजिए।
क्या इतना आप लोग लिख चुके हैं? तो आगे बढ़ा जाए। एक बार दोस्तों मैं आपको और रिपीट कर दूँ, ध्यान से समझिएगा। आप इसका जो परिभाषा है ना, जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है बहुत ही आसान है समझना। क्या है, मान लो क्या है, आपका सेल है, बैटरी है, इसमें होता कि एक रसायन पदार्थ भरते हैं। अब इसका काम क्या ये करता है, रसायन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हमने कहा यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी जुगाड़ जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें एक रसायन पदार्थ भरा होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट कहते हैं। इसमें धातु की 2 छड़ें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक आपको होता है पहला धन इलेक्ट्रोड, दूसरा ऋण। तो आपको ये धन वाला है और ये आपका ऋण वाला दिख रहा है, पॉजिटिव, और एक आपका निगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों इतना हो गया होगा, तो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। अगर नहीं बनाया है डायग्राम तो आप जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। चलिए अब इसको हटाते हैं, ठीक है। इतना हो गया होगा सबका, डायग्राम एकदम बना चुके होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद करना क्या है इसमें। अगर इतना आप कर चुके हैं तो इसके बाद करना क्या है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद हेडिंग करना है आपको, जो है सेल के प्रकार। क्या करना है दोस्तों, सेल के प्रकार। तो हेडिंग बना लो आप लोग, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। अगर इंग्लिश लिखना है लिख लो, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो लिखेंगे इसमें सेल, सेल 2 प्रकार के होते हैं, सेल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम लिखेंगे आप लोग, प्राथमिक सेल। पहला क्या है दोस्तों, प्राथमिक सेल। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का नाम है द्वितीयक सेल। दूसरे का नाम है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल। एक तो प्राथमिक है और एक है द्वितीयक, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी सेल और इसको बोलते हैं द्वितीयक सेल। तो जल्दी इस प्रकार लिख लीजिए, सेल के प्रकार। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और जो है द्वितीयक सेल। अब दोस्तों बात करते हैं प्राथमिक सेल क्या है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर जो है पहला हेडिंग आपको कर लेना है प्राथमिक सेल। तो हम लोग बात करेंगे प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे द्वितीयक सेल क्या होता है वो, और फिर इसके अगली हेडिंग की ओर हम लोग चलेंगे। तो आप जो है इतना लिख लीजिए, ठीक है। अगर सेल आप समझ जाते हैं तो आगे चल इसमें जो भी टॉपिक आएगा वो आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। इतना हो गया होगा। अगर इतना हो जाए तो आपको हेडिंग बना लेना आपको आगे, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। ये हेडिंग करना है और इसमें लिखना है एक ऐसा सेल, एक ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसे जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे उसे प्राथमिक सेल कहते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा सेल जिसको हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कई सारा आपका घड़ी आता है, उसमें सेल लगता है, जब क्या होता है वो डिस्चार्ज होता है, हम लोग दूसरा लगवाते हैं। तो क्या सेल है वो, प्राथमिक है। जैसे टार्च हो गया, जो चार्ज नहीं होता वाला टार्च, तो उसमें क्या होता है जो सेल होता है वो खराब होता है तो दूसरा हम लोग लगाते हैं। जैसे दीवार की घड़ी है तो उसमें जो सेल लगता है देखो वो खराब होता है, जैसे ही खत्म हुआ तो दूसरा लगाते हैं। तो हमने कहा एक ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिए इसका उदाहरण, ठीक है। इतना अगर एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल लिखिएगा डेनियल सेल,
डेनियल सेल, कॉमा लेग्लांसी सेल, लेग्लांसी, दिख तो रहा है ना इतना, ठीक है, इसका नाम है लेग्लांसी सेल, कॉमा वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल आदि, वोल्टीय सेल आदि। ठीक है, एक बार रिपीट करें, वो सुन लीजिए, डेनियल सेल, लेग्लांसी सेल, वोल्टीय सेल आदि। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल भी। तो इतना काम फटाफट आप लोग जल्दी से कर लीजिए कि डेनियल सेल है, लेग्लांसी है, वोल्टीय सेल है आदि। तो इतना दिख रहा होगा ना दोस्तों यहाँ पर, वोल्टीय, ठीक है दिख रहा है। अब एक बार आप फिर समझ लीजिए, अगर आपको प्राथमिक सेल समझना है तो ये मान लीजिए दुनिया में ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज ना कर सके। ठीक है, जैसे घड़ी का सेल आता है, चाहे आपका ये हाथ वाली घड़ी को हो, चाहे दीवार वाली घड़ी का हो, चाहे जो है कोई आपका जैसे मान लो कोई कार है जिसमें बैटरी लगता है, दोबारा चार्ज नहीं होता है और उसको निकाल के हम लोग नया लगाते हैं। तो ऐसा हम लोग खिलौना जो होता है उसको भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि हम कहेंगे क्या कि अगर सेल के प्रकार में बात करें, सेल दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक का मतलब एक ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उससे प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जांपल है डेनियल सेल, लेग्लांसी सेल और वोल्टीय सेल। तो रुक जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका घड़ी है, ये घड़ी है, तो इसमें जो सेल लगा हुआ है, यहाँ पर देखो बैग में यहाँ पर सेल लगा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, चमक रहा होगा ये। चलो और पास से दिखा देते हैं, देखो आप देख पा रहे हो ये चमक रहा है, ये जो सेल लगा है ना दोस्तों, ये आपका है कैसा, प्राथमिक सेल है। ये चार्ज जैसे इसका खत्म होगा इस सेल का, क्या होगा, इसको निकाल के दूसरा लगाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये जैसे घड़ी है, इस घड़ी में कैसा सेल लगा हुआ है, तो प्राथमिक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्राथमिक सेल कर लीजिए इसको। लो हमने दिखा भी दिया आपको, ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलिए हो गया। एक ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। डेनियल है, लेग्लांसी है, वोल्टीय सेल है आदि। अगर इतना हो गया तो आगे बढ़े, चलिए इसको हटा देते हैं। और अब आपको दूसरा वाला हेडिंग जो है कर लेना है। क्या इतना हो गया है सभी का? चलो अब इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की। बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल की। तो हमने जो भी बताया और दिखाया वो था आपका प्राथमिक। अब बात करते हैं द्वितीयक सेल की। ठीक है, तो हेडिंग करना है द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर पाते। लेकिन ये वाला सेल कैसा होगा जिसको हम दोबारा चार्ज कर पाएंगे। जैसे मोबाइल का सेल है, मोबाइल का बैटरी जो लगा है वो क्या होता है, रोज़ जो है चार्ज करो और फिर रोज़ खर्च करो, रोज़ उसका 100% हुआ उतार दो, डिस्चार्ज कर दो, फिर चार्ज करो। तो बार बार करें दोस्तों, कैसा सेल है वो आपका द्वितीयक है। अगर प्राथमिक होता तो निकाल के फेंक के दूसरा फिर खरीद के लगाते, तब जो है काम करता। तो जो उसमें से लगा कैसा है, द्वितीयक है। इन्वर्टर है, बैटरी है, वो सब कैसा है, द्वितीयक है। जो बाइक है, बाइक में बैटरी लगता है, कैसा है, द्वितीयक है। तो बहुत जगह लगता है आपको द्वितीयक सेल। तो ध्यान रखना आपको, इसका भी हम लोग यूज बहुत करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि अगर सेल नहीं होता तो आप लोग क्या करते, मोबाइल वोबाइल चला नहीं पाते। ये बात ध्यान करें। तो इसमें लिखना है आपको, एक ऐसा सेल, एक ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसे जिसे दोबारा दोबारा या बार बार हम कह सकते हैं, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है दोबारा, या फिर हम कह सकते हैं बार बार पुनः आवेशित या चार्ज जो है किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल
द्वितीयक सेल कहते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। इसका भी उदाहरण एसएपल जो एग्ज़ाम आता है, एग्जाम्पल देख लो, है ना, क्या होता है एसएपल जो एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम वाले पल, तो एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, संचायक सेल, कॉमा मरकरी सेल, मरकरी सेल, कॉमा क्षारीय सेल, क्षारीय सेल आदि। तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिन्हें आप दोबारा जो है चार्ज कर सकते हैं। तो जल्दी से क्या करिए, इसका परिभाषा लिखिए। एक ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। और आपका ये रहा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, कर लीजिए इतना। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसको जो है सिर्फ एक बार चार्ज रहता है, खर्च होता है तो नहीं दोबारा चार्ज कर पाते हैं, तो आपका प्राथमिक था। द्वितीयक का मतलब जिसको हम लोग दोबारा या बार बार चार्ज कर सकते हैं वो आपको कहलाएगा द्वितीयक। तो एक ऐसा सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। शेष संचायक सेल है, मरकरी सेल है, क्षारीय सेल है आदि, बहुत सारे सेल होते हैं, इसलिए जो है इनको आपको याद रखना है और कर लेना है इसको, ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। चलिए इतना हो जाए तो हम लोग अगली हेडिंग की ओर चलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का हो गया होगा आपका। तो अगर नहीं समझे तो एक बार समझ लीजिए। एक ऐसा सेल जिसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, मतलब बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो कहलाएगा द्वितीयक सेल। सेकेंडरी सेल कहलाएगा, बात ध्यान रखना है। और शेष संचायक सेल है, मरकरी सेल है और क्षारीय सेल है आदि। चलिए अब इसको हटा बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। तो अब आपको अगला हेडिंग बना लेना है दोस्तों। थोड़ा सा अगर देखना है संकेत देख लो, सेल का संकेत क्या होता है वो भी देख लो, फिर जो है चलते हैं अगली हेडिंग तरफ। देखो अगर सेल का संकेत कभी देखें, किस सर्किट में अगर आपको संकेत देखना है, प्रतीक देखना है या सिंबल इसको बोलते हैं, प्रतीक या इंग्लिश सिंबल बोलते हैं। तो जो सिंबल होता है ना सेल का, कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। एक आपका ऐसे रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, तो ये आपका सेल का संकेत होता है, ध्यान रखना। तो ये संकेत करके आप जो है इसको बना लीजिएगा। ये सेल है, बैटरी है, उसका संकेत, ये आपका धन है और ये आपका ऋण है, संकेत है, ठीक है। और फिर ये करने के बाद आपको अगला हेडिंग बनाना है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको ईएमएफ बोलते हैं, ध्यान रखना, ईएमएफ, बात ध्यान रखना, ईएमएफ कहते हैं, तो लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये हेडिंग कर लेना है, ये आपको बनाना है। बनाने के बाद फिर ये आपको हेडिंग करना है, फिर इसमें लिखवाते हैं और बताते हैं कि ईएमएफ क्या होता है।
ठीक है, तो ये आप सिंबल प्रतीक में आप डायग्राम बनाइएगा जो बनाना है, और फिर ये करने के बाद आप ये हेडिंग बनाना है, फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है, ईएमएफ का मतलब उसका वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे कोई आपका सेल है, कोई 2 वोल्ट का आता है, 5 वोल्ट का आता है, 12 वोल्ट का आता है, 10 वोल्ट का आता है, जो भी जितना उसका वोल्टेज होता है दोस्तों, वो एक प्रकार से उसका ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आपको लिखना क्या है, ध्यान समझिएगा। तो आप कहोगे कि एकांक आवेश में या एकांक आवेश द्वारा, एकांक आवेश द्वारा, आवेश द्वारा किसी परिपथ में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। एकांक आवेश द्वारा किसी परिपथ में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। तो मान लो कोई सर्किट, उसमें जितना आवेश द्वारा हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसका ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ले रहे हैं, जो वोल्टेज है उसका, वही वोल्टेज कहलाता है ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। और ये जो है ऊपर वाला ये हटा दे रहे हैं, ये आप कर चुके होंगे, तो आपको ये जल्दी से नोट कर लेना है। इतना नोट करने के बाद आगे इसमें लिखना है स्टार करके कि इसे जो है, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये आपको सूत्र जो है लिख लेना है। ई आपका है सेल का विद्युत वाहक बल, डब्ल्यू है कार्य, और आपका ये आपका आवेश है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी परिभाषा आप बना सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखना। और बाकी आपको ई पता ही है क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो अगर देखो नहीं पता है तो समझा दे रहे हैं कैसे आप याद करोगे, यहाँ से परिभाषा कैसे बनाओगे। तो आप कहोगे सर जो है कार्य और आवेश के अनुपात को भी तो हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो। तो कार्य और आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल के कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं, और ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इतना नोट करना, और ये भी नीचे वाला नोट कर लेना है। तो पहले आपको ये लिख लेना है, फिर आपको ये करना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर जो है बताते हैं आगे। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो ये हो गया होगा, तो एक बार फिर समझिए। एकांक आवेश द्वारा किसी परिपथ में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से याद करो कि कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कैसे कहते हैं। और इसे कैपिटल ई से बड़ा बल इस क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्त करते हैं। और फॉर्मूला होता है कैपिटल ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यों, कार्य बटे में आवेश। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके मात्रक की, विमा की और राज की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो लिखेंगे आप लोग इसका मात्रक
देखो दो मात्रक बता रहे हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का कूलम होता है, तो लिखेंगे इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। या फिर एक साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार सेल को बनाया था जिनका नाम एलेसेंड्रा वोल्ट है, तो इसका जो है दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट, हो जाएगा वोल्ट, ध्यान रखना वोल्ट। और कैसे याद रखोगे, गाने से। कौन सा गाना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है, किस मूवी का, सुल्तान मूवी का, किसका है, सलमान खान का है। तो गाना याद रखना कैसा, लगे 440 वोल्ट, वोल्ट का मतलब किसका, सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक, ठीक है। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। बात करते हैं राशि की। तो राशि दोस्तों आपका ये आपका अदिश राशि है, ध्यान रखना कैसा राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। अब आगे बात करते हैं विमा सूत्र की, विमीय सूत्र की। ठीक है, अब विमा सूत्र निकालते कैसे, तो यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो कार्य का जो विमा होता है ना दोस्तों, होता है ml2 और t-2, ठीक, कार्य का। और आवेश का हमने बताया था आप लोग को AT होता है। अब यहाँ जो जो एक है ना, यही ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस हो जाता है। तो ये आपका एक कितना, एक है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से विमा सूत्र मिलेगा इसका ml2 t-3 और a-1, ठीक है। तो ये इसका विमा सूत्र हो गया, लिख लीजिए। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, राशि आपकी अदिश राशि है, और विमा सूत्र ml2 t-3 a-1 होता है। इतना दोस्तों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक का लिख लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं। इसके बाद फिर आगे जो है आपको बताते हैं, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा आप लोग। जो सेल का विद्युत वाहक बल है ना, EMF, ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर होता है W/Q, कार्य बटे आवेश, और ये आपका विद्युत वाहक बल है। मात्रक की बात करें जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट, और राशि की बात करें अदिश, और विमा सूत्र यहाँ से निकाला तो मिल गया ml2 t-3 a-1 होता है। तो अगर इतना हो गया तो इसको हटाएं, फिर आगे बढ़ें अगली हेडिंग की तरफ। चलो हो गया, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों सब लोग क्या करो, दिल भेज दो, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगले हेडिंग जो बनाएंगे वो भी आपका EMF से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जैसे मात्रक है, बीमा है, और इसका राशि है, वो सब तो मैच करेगा, बस आपको ध्यान समझना है, ठीक है। तो हेडिंग करना है दोस्तों आपको, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का टर्मिनल विभवांतर, ये आपको हेडिंग बना लेना है, सेल का टर्मिनल विभवांतर। अब ये होता क्या है, जैसे हमने बताया था, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल है, मान लो ये आपका दो टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ये है, दूसरा ये है। अगर आवेश को इस वाले से लेके यहाँ तक ऐसे ले जाएंगे, तो ले जाने में जो हम कार्य करेंगे वो दोस्तों कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है, ध्यान रखना, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे कि एक टर्मिनल, ध्यान समझना, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को जो भी ले जाने में हम लोग कार्य करेंगे वही कार्य कहलाएगा सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो आप ये हेडिंग कर लीजिए, और इसमें नोट करना आपको कि एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, आवेश को एक टर्मिनल से, सेल के एक टर्मिनल से, एक टर्मिनल से
दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों? V से। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। तो मिलेगा V बराबर मिलेगा फॉर्मूला W/Q। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। V इसका ध्यान रखना आपको टर्मिनल विभवांतर है, जबकि W इसका कार्य है, ध्यान रखना ये भी बात। और क्यों आप जानते हो, नाम तो सुना ही होगा। क्या सुना है? पुष्पराज। झुकेगा नहीं साला, ऐसा तो नहीं सुना ना। चलो अभी देखो, इसकी बात करते हैं मात्रक की, तो लिख दे रहे हैं साइड में इसका। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात कर लें, तो मात्रक को थोड़ी देर पहले बताया था कि जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट होता है। जो उसका होता है ना, इसके पहले जो बताया था EMF का, वही दोस्तों इसका भी होता है। ठीक है, तो सेम नोट कर लेना है, जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट होता है। तो अगर ये नीचे वोल्ट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जो है साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, या वोल्ट का मतलब V। ठीक है, इतना लिख लीजिए, जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट। राशि की बात करें, जैसे वो अदिश राशि था वैसे ये भी आपका अदिश राशि है। ठीक है, जैसे दोस्तों आप वो अदिश राशि था, ऐसे ये भी आपका अदिश राशि है, बात ध्यान रखना। इतना फटाफट जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चाहे तो यहीं पे राशि लिख लो। राशि कैसी है? अदिश राशि। ठीक है, इतना तो हो गया होगा, अदिश राशि। तो पहले तो इधर आपको नोट करना है कि देखो, यहाँ से एक परिभाषा और बना सकते हो आप आसान तरीके से। वो क्या होगा? कार्य और आवेश के अनुपात को कहते हैं V का मतलब सेल का टर्मिनल विभवांतर, या फिर आप दूसरा परिभाषा याद रखें जो हमने बता रखा है कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं, और फॉर्मूला V और W/Q मतलब सेल का टर्मिनल विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे में आवेश। मात्रा की बात करें जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट, और राशि की बात करें तो अदिश राशि। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। एक बार फिर सुन लीजिए,
एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे V व्यक्त करते हैं और यू रहता है W/Q, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट और राशि आदिश। अब एक चीज़ और इसको बचा है वो भी बता दे रहे हैं। तो अगर इसकी बात करें वीमा सूत्र की, ठीक है, तो वीमा सूत्र लिख रहे हैं। तो अभी जो इससे पहले निकाला था ना, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर रख देना है। तो आपको लिख लेना है वीमा सूत्र डायमेंशन फार्मूला, और फिर ये करके आपको लिख देना है इसका वीमा सूत्र। बहुत आसान है। क्या मिलेगा, ML2 और T-3 और A-1, ये तो मिला था अभी। तो वही वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मिला था दोस्तों, हमने जो हल करके दिखाया था, वही वाला वीमा सूत्र यहाँ पर पूरा का पूरा नोट कर लेना है। ठीक है, तो ये इसका वीमा सूत्र भी लिख लीजिए, ये बात ध्यान रखना है, इतना कर लीजिए तो ये आपका ये वाला हेडिंग जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए तो इसका हेडिंग खत्म हो जाए तो हम अगली हेडिंग की ओर बढ़े। ठीक है, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, राशि अदिश और वीमा सूत्र ML2 T-3 A-1। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। ठीक है, क्या ये हो गया सभी का, इतना कर चुके हैं? चलो इसको बैठा रहे हैं। और अब आपको अगला हेडिंग बना लेना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हेडिंग करना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका इंग्लिश भी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, तो ये जल्दी से आप लोग कर लीजिए ये हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग कर लेना आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो याद करो हमने पढ़ाया था विद्युत प्रतिरोध, जो कि था क्या, धारा के मार्ग में। अगर सेल की बात किया तो सेल में जो धारा बहेगा उसमें जो रोकेगा ना, अवरोध करेगा, वो आपका कहलाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो कि अंदर की ओर विद्युत अवघटे में जो धारा बहती तो वहां पर रुकावट बनता है। ठीक है, और रोक देगा, बताया ना, बताया जिस जगह ब्रेकर मिलता है रास्ते में, ऐसे आपका ये होता है। तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों, नोट करना है इसमें। ठीक है, क्या लिखना है, तो किसी सेल में उपस्थित धारा के मार्ग में किसी सेल में उपस्थित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आगे लिखेंगे इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। छोटका वाले r से क्या करते हैं दोस्तों, व्यक्त करते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो आपको फार्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा कि I बराबर, चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, I बराबर E/R+R। अब I जो है यहाँ पर धारा है, ध्यान रखना, यहाँ पर I क्या है दोस्तों, धारा है, तो लिख दे रहे हैं I धारा, और E है सेल का EMF का मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल R है ना, इस R का मतलब है बाह्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो उसके बगल लिख देंगे बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध।
और अगर स्मॉल आर की बात करें ना, तो स्मॉल आर है तो यहाँ लिख दे रहे हैं स्मॉल आर जो है ये है आंतरिक प्रतिरोध, ये है आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इतना काम जो है कर लीजिए। आंतरिक प्रतिरोध है, ध्यान रखना है, तो इतना जो है कर लेना आपको। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए पूरा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। तो हमने कहा कि इसी सेल में उपस्थित धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, जो भी ब्रेकर आएगा, अवरोध आएगा, उसी अवरोध को कहेंगे क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं और ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये सूत्र है और सूत्र करके इसको लिख लेना है। और इसमें भी क्या क्या लिखा गया वो भी, आई धारा है, ई आपका ये में विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ये आपका वाहक लिखा हुआ है, ध्यान रखना, अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर से लिख दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पर ये बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य, और आपका आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर कभी कोई पूछ ले कि जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक दोस्तों जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़े थे ना, ओम होता है, या फिर हमने बताया था वोल्ट प्रति एम्पियर वो होता है, तो दोनों हो जाएगा। साथ साथ अगर पूछ ले राशि कौन है, अदिश राशि होता है। अगर विमा सूत्र पूछता है तो वो निकाल देंगे, अभी बता देंगे। तो पहले आप इतना जो है जल्दी से यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। एक बार फिर समझा रहे हैं, तो सेल हो गया, सेल के अंदर है धारा बह रहा है, धारा जब जा रहा है उसके रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा आंतरिक प्रतिरोध, और वही उसी का हमने पूरे यहाँ पर परिभाषा बता रखा है। ठीक है, इतना जो आपको कर लेना है। चलिए, इतना हो गया होगा ऊपर वाला, ये हटा रहे हैं, बाकी हम नीचे रहने देते हैं। अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, बाकी लिख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर पूछ ले मात्रक, क्या पूछ ले, मात्रक, तो जो आपके प्रतिरोध का मात्रक होता है वही इसका भी होगा, तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या फिर ओम, ओम होता है, ध्यान रखना, ज़्यादातर यूज होगा ओम। ठीक है, राशि की बात करें, अदिश राशि की, अगर बात करता है विमीय सूत्र की, किसका बात करता है, विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र अगर आप निकालते हैं तो आपको मिलेगा, हमने बता रखा है पहले भी, ml2 t-3 और ए ऊपर जाएगा a-2। अभी वोल्ट का निकला था, यहाँ पर a-1 था, अभी उसका नीचे बटे में है, वही ऊपर ले जाते मिल जाता है a-2, तो ml2 t-3 a-2, ये इसका विमीय सूत्र भी लिख लीजिए। राशिभाग की आदेश होता है, ध्यान रखना। तो ये करके आप जो है इन दोनों को भी लिख लीजिए, अगर इतना ये कर चुके होंगे तो इसको भी लिख लीजिए। आज से 2 साल पहले इससे क्वेश्चन बना था, कहा था सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, यह किन बातों पर निर्भर करता है। कभी पूछ ली यह किन बातों पर निर्भर करता है, इसका गुण, इसकी विशेषता या विलक्षण, या इसकी निर्भरता पूछ रहे तो उसके लिए इसमें 2 बातों पर निर्भर करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर जो है वो पॉइंट हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला हो गया होगा। तो दोस्तों आपको नोट करके फिर स्टार करके लिख लेना है, स्टार करके लिख लेना है, सेल या विद्युत सेल निम्नलिखित बातों पर, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट बना लेना है। ठीक है, देखो पहला क्या है, जैसे सेल के बीच की जो प्लेट है उसकी अगर दूरी बढ़ाते हैं तो स्मॉल आर का मान बढ़ेगा। जैसे मान लो 2 लोग हैं और उनमें बहुत सारा रिलेशन है और दूर जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बेचारों को बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसा हो गया आपका, वो आपका मान लो 2 प्लेट है, उसको दूर कर रहे हैं तो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर गाढ़ापन बढ़ाएंगे, गाढ़ापन सांद्रता बढ़ाएंगे, तो सांद्रता बढ़ाने पर भी आर का मान जो है बढ़ता है।
तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट करेंगे, सेल में जो भी विद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा अगर बढ़ाएंगे, उसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। तो आपको दूसरा पॉइंट करके लिखना है इसमें कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, लिख लीजिए। तो अगर समझ नहीं है तो एक बार फिर समझा दे रहे हैं। मान लो ये दो प्लेट है, इनके बीच जैसी दूरी बढ़ाएंगे तो स्मॉल आर का मान आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। दूसरा पॉइंट ये मान लो अगर इसमें अगर हमको गाढ़ापन बढ़ाना, सांद्रता बढ़ाना है, इसमें और ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे तो भी स्मॉल आर का मान बढ़ेगा। दोनों कंडीशन बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना, बस आराम से याद हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए, इतना पूरा पॉइंट कर लीजिए। तो आज आप लोग थक तो नहीं गए? ठीक है, काफ़ी देर तक क्लास चल गया है। तो लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, तो ये कर लीजिए। तो याद रखना है, मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, वही विभव सूत्र ml2 T-3 M-2 होता है। और अगर बात करें कि ये किस पर निर्भर करता है, तो सेल जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, सेल की दोनों प्लेट के बीच दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध R का मान बढ़ता है। दूसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो क्लास को जो है ओवर किया जाएगा। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए, हो गया होगा। अगर नहीं लिख पाओ तो जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से, 1 मिनट का और टाइम दे रहे हैं बस। तो हो गया होगा दोस्तों, इतना आप लोग लिख चुके होंगे। तो हमने आपको इसमें बताया कि इसका जो मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, विभव सूत्र ml2 T-3 M-2 होता है। अगर इसकी बात करें, निर्भर करता है दो चीज़ पर। पहला पॉइंट आपको याद रखना कि सेल की दोनों प्लेट के बीच दूरी अगर बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ाएं क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा, स्मॉल आर का मान। और अगर उसमें सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता बढ़ाने पर भी आर का मान बढ़ता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे जो भी नया क्लास, वीडियो, लाइव क्लास जो भी चले आपको मिल जाए और आप वहाँ से अपना नॉलेज बढ़ा सको। बाकी आप लोग मेहनत करिए,
ठीक है, थोड़ा देर तक पढ़ा दिए क्योंकि थोड़ा पता ही एक दिन गैप हुआ है ना। तो बाकी आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सभी गुड नाइट। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।